नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और हर्ष कुमार जी से हम बातें करेंगे आज की नई राजनीति की। हर्ष कुमार जी, अब तो हम लोग भी राहुल गांधी के बारे में चर्चा करने लगे हैं और लोग जो है इस चर्चा को सुनने भी लगे हैं। एक ज़माना था जब राहुल गांधी के बारे में चर्चा करो तो वीडियो फ्लॉप हो जाता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे मैं अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, चर्चा भी हो रही थी हमारी शो से पहले, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कल राहुल गांधी ने असम का और मणिपुर का जो दौरा किया, उसकी मिनट-मिनट की अपडेट्स जो है एएनआई और पीटीआई। देखिए, एएनआई तो डालता है क्योंकि एएनआई के पास कवरेज बहुत बड़ी है। लेकिन जो पीटीआई है, पीटीआई ने वीडियो सर्विस अभी 1 साल से ही शुरू की है। उसके वीडियोज़ अभी आने लगे हैं। पीटीआई ने भी उसका एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं साहब, इम्फाल में, और फिर वहां से जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में गए हैं, फिर उसके बाद एक राहत कैंप में गए हैं, फिर दूसरे कैंप में गए, फिर ये भी वीडियो आया कि वो राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं गाड़ी से उतरते हुए, और फिर राज्यपाल से मिलते हुए आया, फिर आखिर में बाहर निकलते हुए आया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आया। मतलब 7-8 इवेंट को पीटीआई जैसी एजेंसी अगर राहुल गांधी के दिखा रही है तो कुछ ना कुछ चीज तो चेंज हुई है, और कुछ नहीं तो कम से कम मीडिया का माइंडसेट ही चेंज हो गया है कि भाई राहुल गांधी को दिखाने से, राहुल गांधी पे चर्चा करने से वो लोग चाह रहे हैं इस समय राहुल गांधी को सुनना और देखना। ये तो हकीकत बात है। लेकिन हुआ तो है मणिपुर में तो राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे। ना, मणिपुर में गो बैक के भी नारे लगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो है वो अपनी 10 मिनट में बात कह के भाग लिए वहां से। बाद में जो है वो एक बड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या हुआ उस हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उस वो प्रेस पूरा जो है कॉन्फ्रेंस वो में क्लिप मैं मेरे को बताऊं, पूरी क्लिप नहीं दिखाई पड़ी। आपने देखी हो पूरी तो क्लिप बताएं। कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल कांग्रेस पे है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उन्होंने ऑफ कर दी। लेकिन एएनआई का फीड चल रहा था उस समय तक, एएनआई वाला लाइव दिखा रहा था। एएनआई ने उसमें 34 या 35 सेकंड एक्स्ट्रा दिखाया। जब राहुल गांधी उठ के चला तो किसी ने ये कहा, किसी पत्रकार ने, कि भाई राहुल जी, आप खुद कह रहे हैं कि आप 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं और आप बताते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, तो आपके हिसाब से ये भी तो बताइए कि कुछ समाधान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप भी तो कोई समाधान सुझाइए ना इसका। आप एलओपी हैं, इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो आपकी नजर में इसका समाधान क्या है? सरकार क्या गलतियां कर रही है? तो उसने कहा कि ये डिजाइंड क्वेश्चन है, और जो वो जिस तो यही करता है, जो भी क्वेश्चन हाँ, उसको पसंद नहीं आता है तो वो ये कह देता है कि तुम तो बीजेपी वाले हो, या ये जैसे या ये आपने कहा बीजेपी का डिजाइन सवाल है क्वेश्चन या है, ऐसा ही था। या अब की तुम बार कहीं से उसने कह सीख के दिया आए कि, हो। हाँ, हाँ, अब की बार उसने कह दिया कि ये जो जिस बात के लिए मैं, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूं, तो उससे, उस मुद्दे से आप इसे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं सर, भटकाने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं, हम तो यही पूछना चाह रहे हैं कि आप, चलिए मोदी जी तो एक बार भी नहीं आए, आप कह रहे हैं कि आप 3 बार आ चुके हैं, तो कम से कम आप भी तो कम से कम अपना कोई समाधान सुझाइए। दोनों पक्षों को कुछ किस तरह से इसमें हैंडल करना चाहिए, सरकार की हेल्प कीजिए। तो फिर उसने कहा कि मणिपुर के बारे में 2 शब्द तो कुछ बोलिए, तो वो मुड़ के फिर आया, कहने लगा मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। इंडियन क्या कहता है वो, इंडियन कॉन्टिनेंट क्या बोलता है शब्द, वो उस तरह का बोला उसने और फिर चला गया। तो उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो यही कहता और क्या कहता। समाधान तो वास्तव में कुछ है नहीं, समाधान तो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हो रहा है। धीमे धीमे वक्त के साथ साथ थोड़ा सा उसकी हीलिंग होगी, थोड़ा सा पॉलिटिकली उसे किया जाएगा, थोड़ा सा मुकदमेबाजी होगी, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामले चलेंगे, इसी तरह से सोल्व होगा। ये तो 90s में तो आपको पता ही है, 7-8 साल तक चला था मणिपुर में इस तरह का, जो बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी उस समय तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम्म। लेकिन ये जो नई आक्रामकता देखने को मिल रही है, ये कहाँ से आ रही है? देखिए साहब, ये 99 का फेर है क्या है? खाली जी बिल्कुल 99 पे बिल्कुल। इतनी आक्रामकता? तो कहीं हाँ, कहीं दो कहीं मेजॉरिटी मिल जाएगी तो क्या करेंगे? भारत को उन्हें जला के राख कर देंगे? नहीं, वो तो अपने आप को विनर मानते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना कि विनर कम्स सेकंड, कि वो, उन्होंने मान लिया है कि हम विनर हैं, भले ही हम सेकंड आ गए हो। तो उसी हिसाब से जो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी से ज्यादा उत्साहित तो अखिलेश यादव है। वो अवधेश प्रसाद पासी को जो है ट्रॉफी की तरह उठाए उठाए घूम रहा है सब जगह, उसी को हाथ पकड़ के आगे ले आता है, अगली सीट पे बैठाने लगा ऐसे। उसे तो उन्होंने ट्रॉफी बना लिया है। और देखिए राहुल गांधी ने गुजरात में क्या कहा कि भाई हमने तो राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, कितनी बड़ी बात हुँ। कही। तो वो एक एक जरा सा उन्होंने वो सिंबल बना लिया कि साहब वो, देखिए मैं इसमें बताऊं संजय जी, अभी बाईपोल होगा 10 सीटों का उत्तर प्रदेश का। बीजेपी को ये अवधेश प्रसाद वाली सीट जरूर जीतनी चाहिए,
अगर उनमें दम है तो। वो जो मिल्कीपुर वाली रिजर्व सीट उसकी खाली हुई है, उसके लिए इन्हें पूरा जोर लगाना चाहिए, और वो जीत लेंगे उसी दिन, ये सब इनका नैरेटिव ध्वस्त हो जाए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। वैसे उपचुनावों में योगी जी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, और इस बार मैंने ये भी सुना है, लोग कह रहे हैं कि बाई पोल्स में उपचुनावों के लिए योगी जी को फ्री हैंड दे दिया गया कि भाई सब कुछ आपको करना है, कैंडिडेट भी आपको चुनने हैं, चुनाव भी आपको लड़ाना है और जिताना भी आपको है। बिल्कुल संजय जी, तो बताओ, ये आपको किस विधानसभा का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, इसमें भी अगर योगी जी को फ्री नहीं देंगे तो किस में देंगे? वो तो लोकसभा अभी में तो तक तो देख ये लिया रहा है कि इन्होंने। भैया योगी जी को फ्री हैंड मत दे देना, नहीं तो योगी जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। ये रहा है अभी तक तो, योगी जी को पकड़ के चलाते हैं। योगी जी देखते को हैं फ्री इसमें हैंड क्या देने होता से है। अभी तो खैर चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, सबसे मेन चीज तो होगी अच्छे कैंडिडेट का चुनाव, बढ़िया वहाँ की स्ट्रेटेजी बनाना, और मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा। और देखिए ये जो ज्यादा शोर मच रहा है ना कि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, अयोध्या में बीजेपी हार गई है, राहुल गांधी सब ज्यादा इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी होगी विधानसभा चुनाव में। लोगों ये को जो कर ऐसे रहे हैं ना, ये ऐसे जिस प्रकार से इन्होंने राम ऐसे जन्मभूमि बहुत। का और भगवान राम का अपमान किया है, उसकी प्रतिक्रिया हाँ तो होगी। एक बात और बताएं आपको, आप भी जानते हैं कि ये जितनी भी ये आपकी रिजर्व सीटें हैं, ये लोगों में बड़ा भ्रम है कि ये रिजर्व सीटें जो हैं वो जो रिजर्व कास्ट हैं उनके जरिए जीती जाती है ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एससी रिजर्व सीट जो है वो सामान्य वर्ग के सपोर्ट से ही जीती जाती है। हाँ, ऐसा थोड़ा ही है कि जहाँ पे जो है, ये तो आप भी जानते हैं, तो एससी रिजर्व जो सीटें हैं, ये थोड़ा ही है मैं कि वहां इसलिए कह पे रहा हूँ कि वहां पर दोनों 50% एससी एससी हैं होते या हैं, कुछ तो है। एससी वोट तो बंटते हैं हमेशा, क्योंकि दोनों एससी होते हैं। जिसको सामान्य वर्ग सपोर्ट करता है वो जीतता है। जी बिल्कुल, उसके उसके बिना तो संभव ही नहीं है। ये जो अच्छा, जब माटी पहली बार 2007 में जब जीती थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, जब ये सतीश चंद्र मिश्रा ने, इन सब लोगों ने मिलकर वो सोशल इंजीनियरिंग करी थी, तो उस समय कौन सा कोई एससी वोटों से थोड़ी जीत के आई थी, सारे स्वर्ण वोटों से जीती थी। जाटों के इलाके में जाटों को दिया, बनियों के इलाके में बनियों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, गुजरों को, इस तरह से टिकट दिए थे, उस तरह से जीत के आई थी। ये तो खैर गलतफहमी है किसी का ये मानना कि साहब वो एससी सीट है तो एससी के दम पर ही जीती जाएगी। बस ये है कि क्योंकि बाईपोल्स में जो होता है अक्सर मतदान कम होता है, जो उत्साह होता है मतदाता में उतना नहीं होता। देखिए बड़ा जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे, लोग बाग इससे ऊबते भी है। अभी 2022 में चुनाव हुआ, फिर 2024 में लोकसभा का हो गया, फिर अब उपचुनाव कराने लो, तो मतदाता कितनी बार निकल निकल के बाहर जाएगा। इसमें तो मुझे तो लगता है कि इस पे जो है, इस पे थोड़ा सा रोक भी लगनी चाहिए, इसमें कुछ संशोधन भी होना चाहिए। अब आपने 10-10 एमएलए को एमपी का टिकट दे दिया, 10 सीटें खाली हो गई, क्या क्या लॉजिक है इसका? ये ठीक भी नहीं है। राज्यसभा का तो चलो समझ में आता है कि कोई चुनाव नहीं होना, पब्लिक को नहीं जाना, आपको करा लेना है विधायकों के दम पर, जहां जिसकी स्थिति जैसी है। लेकिन ये ठीक भी नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। बार बार वो मतदाता को कहा जाए, वो ऊब जाता है आदमी, कितनी बार वोट डालने जाएगा। वैसे ये जो 10 चुनाव होने हैं, 10 सीटें खाली हुई हैं, इसमें से विपक्ष की कितनी है और भाजपा की कितनी है? इसमें ज्यादातर भाजपा की हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 तो भाजपा की हैं, 2-3 शायद इनकी हैं, सपा वालों की। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा कितनी है लगभग। कल भी तो चुनाव है 10 सीटों का। और लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है कल। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसका तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ अभी। ये हिमाचल में है, और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पे है। कल भी बड़ा दिलचस्प है, पंजाब में है, जालंधर वाली सीट जो खाली हुई थी उस पे है। कल भी दिलचस्प चुनाव है। कल तो पूरे इंडिया में फैला हुआ चुनाव है, 7 स्टेट्स में है कल चुनाव। 13 को रिजल्ट आएगा इसका। हम्म। खैर इसमें तो ज़्यादा स्टेक्स नहीं है बीजेपी के, लेकिन हाँ, यूपी यूपी वाले में तो काफ़ी स्टेक्स होंगी। यूपी वाले में निश्चित तो रूप है, और यूपी वाले में बीजेपी के पास मौका भी है कि आप ज्यादा बढ़ा लें अपनी। अगर आप 10 की 10 सीटें जीतते हैं तो विधानसभा में आपकी स्थिति स्ट्रांग होती है, 10 सीटें और बढ़ जाएंगी, एक राज्यसभा की सीट एक्स्ट्रा जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। जी। तो अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो गुजरात जीतेंगे, आपका क्या विचार है? ये
एक लोकसभा सीट जीतने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है राहुल गांधी का। और एक लोकसभा से नहीं, असल में क्या है ना कि स्थिति गुजरात में तो इतनी खराब हो रही थी, और ये पिछले विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल ही बहुत खराब स्थिति में आ गए थे। ये स्थिति इतनी खराब हो रही थी कि कोई उम्मीद थी नहीं। अब इन्हें उम्मीद की किरण जगी है कि साहब चलिए एक लोकसभा सीट जीत गए हैं तो कुछ ना कुछ चांस है। और देखिए, राहुल गांधी ये थोड़ा ही कहेगा कि हम हारेंगे, वो तो यही कहेगा कि हम जीतेंगे। हालांकि स्टेट के जो इलेक्शन है उनका सीन बिल्कुल अलग ही होता है, और अभी तो गुजरात के चुनाव में तो समय है, तो काफी समय बाद होंगे गुजरात के चुनाव। तो मुझे लगता है शायद 2 या 3 साल हैं अभी तो अभी तो गुजरात में तो बहुत समय लगेगा। हाँ, गुजरात और हिमाचल तो साथ साथ होंगे ना, 2027 हाँ में होंगे। हाँ हाँ, 27 में ही होंगे, 27 में होंगे या शायद 28 में होंगे। 2027 में, मतलब अच्छा, यूपी सेकंड वाले, सेकंड यूपी हाफ में। पंजाब इनके तो सबके साथ ही होते हैं। नहीं नहीं, यूपी पंजाब तो फर्स्ट हाफ में होंगे, और ये हाँ, ये साल के हिमाचल और आखिर में गुजरात होंगे। सेकंड हाफ में होंगे। हाँ, ये अक्टूबर नवंबर में होंगे इनके। हम्म, हम्म। ये ऐसे होंगे। तो अब मैं ये विश्लेषण आपके साथ आज करना चाहता हूँ कि ये जो आक्रामकता दिख रही है राहुल गांधी के बिहेवियर में, इसके 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैसे उसको काउंटर करती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आक्रामकता दिखानी चाहिए, और जैसे छुप-छुप के ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे नूपुर शर्मा सामने आईं और उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन अभी तक नूपुर शर्मा को उन्होंने बहाल नहीं किया है, और ना नूपुर शर्मा को कोई दायित्व दिया है। इनको आक्रामकता दिखा के नूपुर शर्मा को बिल्कुल सामने ले आना चाहिए। देखिए, हमने आपने भी बात की थी, और जयपुर डायलॉग से हमने कितनी बार कहा कि भई नूपुर शर्मा को आप फ़ील्ड कर दो रायबरेली में। यदि फ़ील्ड कर देते तो पूरा का पूरा नैरेटिव चुनाव का बदल जाता। नूपुर शर्मा के सामने आते ही ये जितने भी मुसलमान थे, ये कुछ न कुछ बोलते, हल्ला-गुल्ला करते, कहीं-कहीं पत्थरबाज़ी करते, कुछ करते, और पूरा का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का बदल जाता। ये करने में ये विफल रहे। अभी भी यद्यपि नूपुर शर्मा ने बयान देना आरंभ किया है, तो क्लीयरेंस मिली होगी तभी दे रही होगी। लेकिन अभी भी ये पर्दादारी क्यों है? ये छुप-छुप के क्यों है? सामने से क्यों नहीं आके काउंटर देखिए करते? देखिए संजय जी, अगर छुप छुप के कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि नूपुर शर्मा को मैदान में लाने का इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। 6 महीने भी नहीं रहे, अब तो दिल्ली का चुनाव आ रहा है सर। दिल्ली के चुनाव में तो नूपुर शर्मा से बढ़िया बैट कुछ हो ही नहीं सकती। नूपुर शर्मा को उतारे मैदान में। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ी थी वो तो पहली बार, तो उसे दिल्ली के चुनाव में सक्रिय कर देना चाहिए। आप देखिए ना, टी राजा सिंह का कैसे हुआ था, आया, बहाल हुआ और जीत गया। तो माहौल बनाने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, और एंट्री करा दें उसकी, नुपुर शर्मा की देनी चाहिए बिल्कुल। और जहां तक आपने वो जो राहुल गांधी के काउंटर वाली बात कही, उसमें राहुल गांधी जो अभी हो रहा है, देखिए गुजरात गया है, असम गया है। असम के तो मंत्री ने कह दिया कि किसी बाढ़ कैंप में गया ही नहीं, रात कैंप में ये कहीं और घूम के गया है, झूठ बोल रहा है। वो तो कल ट्वीट भी आया उनका। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है राहुल गांधी जो है मसाला जुटा रहा है पार्लियामेंट से, जो 22 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उस पार्लियामेंट सेशन का जो मसाला है उसको जुटाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अब देखिए, मणिपुर हुआ आया है वो, फिर कहेगा कि मैं मणिपुर होके आया हूं और प्रधानमंत्री नहीं गए वहां पे, फिर वही रायता फैलाएगा। मेरा तो मानना यह है कि अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर घेरने की तैयारी करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो होना यह चाहिए। और उसे कैसे घेरा जाए, देखिए अब ऐसे ऐसे टाइम पे जो है रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों की याद आती है। अब इस पार्लियामेंट में देखिए, ये जो पुराने बुजुर्ग टाइप के जो सांसद हैं, इनके बस की नहीं है। अब देखिए, गिरिराज सिंह ने पार्लियामेंट के बाहर तो बयान दे दिया राहुल गांधी को लेकर, वो काफी आक्रामक बोल भी रहे, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ ऐसे युवा होते हैं, 10 20 15 जो सांसद होते हैं, उन्हें उस तरफ बैठाया जाना चाहिए कि जैसे ही राहुल गांधी बोलना शुरू करें उसे डिरेल कर दें, हल्ला गुल्ला करें, सवाल पूछें, संदेश खली, बंगाल, कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो ढूंढा जाए। लेकिन बात यही है कि प्लानिंग के लेवल पे मुझे लगता है कि प्लानिंग हो नहीं रही, दिख नहीं रही अभी। कोई
काउंटर नैरेटिव बनाती हुई पार्टी नजर नहीं आ रही। ये वन साइडेड गेम हो रहा है कि साहब वो राहुल गांधी घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, मीडिया वाले उसे दिखा रहे हैं, उस पर हम लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी तैयारी ठोस नजर नहीं आ रही। और देखिए ये पार्लियामेंट सेशन 2 हफ्ते चलने वाला है, तो इसमें तो बहुत मौका होगा हंगामा करने का, बवाल मचाने का। इसके लिए मुझे लगता है कि अब देखिए पार्लियामेंट का सेशन अब जब से टीवी पे इसका ब्रॉडकास्ट होने लगा है, और अब तो और वाइड होने लगा, यूट्यूब चैनल्स पर सब जगह होता है। तो पहले तो फिर भी संसद पे जब दूरदर्शन पे आता था जब तो कुछ ज्यादा नहीं देखते थे लोग, अब तो लेकिन इतने प्लेटफॉर्म पे ये रहता है, इवन वीडियो काट के तमाम यूट्यूब चैनल वाले वीडियोस डाल देते हैं पार्लियामेंट सेशन की, तो उसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है। अब तैयारी उसी की होती है कि ठीक है आप 3-4 महीने आपने जो किया, अब पार्लियामेंट में आप चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं जहां आपको चुन के भेजा गया। तो राहुल गांधी तो फिर वही काम करेगा, ये सब गौरव गोगोई वगैरह ये सब इसी चक्कर में तो घूम रहे हैं। वहां असम जानबूझ के लेके गया वो, और मणिपुर जानबूझ के लेके गया। मणिपुर में ऐसा तो हुआ नहीं कि हाल फिलहाल कोई ऐसी घटना हो गई थी कि अभी जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो होता है ना कि वो एक्सप्लोसिव वो मटेरियल इकट्ठा कर रहा है बम्बारमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, तो वो करेगा। उसे तो वैसे भी जब बजट सेशन होगा, उसे तो कोई भी सेशन हो उसे तो वही बोलना है जो वो बाहर बोलता है। राहुल गांधी का कुछ ऐसा तो होता नहीं कि वो किसी मुद्दा आधारित कोई बात करता है या कोई तथ्यों पे बात करता है, वो तो पर्सनल हो जाता है कि मैं वहां पे गया और मैंने वहां देखा, और उसके पास एक आधी स्टोरी होती है कि एक गरीब महिला ने मुझे रोक लिया और उसने रो रो के अपनी कहानी बताई, जैसे कि अभी वो झूठ बोला था उसका अग्निवीर वाला। तो वो तो 2-4 कहानियां इस तरह की घड़ लेगा, और फिर देखिए उसके अंदर मैं हमेशा आपके चैनल पे ये बात कहता हूँ कि राहुल गांधी ये जानता है कि ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। हकीकत बात ये, वो जो एक एंटाइटलमेंट वाला जो एक ईगो है ना उसके अंदर कि मैं गांधी हूं, द गांधी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी की वजह से वो इतना बोलता है। उसे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आपने स्पीच हटा दी उसकी, उसमें से डिलीट करवा दी, लेकिन तमाम दुनिया ने देख ली है साहब, वो यूट्यूब पे जा चुकी है, पता नहीं कितने चैनल वालों ने इसको शेयर कर दिया है, एडिट करके डाल दिया है। अभी मैं देख रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस वालों ने एक एडिट करके यूट्यूब पे वीडियो डाला राहुल गांधी की स्पीच का। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, फिर उस पर अमित शाह क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या बोला, फिर मोदी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने बोला, फिर शिवराज सिंह चौहान ने बोला। आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक दिन के अंदर ही 5.5 लाख के करीब उसके व्यू थे, जबकि इंडियन एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल को कोई देखता नहीं है। जी जी। तो अब पार्लियामेंट की तैयारी होती है, वो भी पार्लियामेंट में ही बोलना चाहता है, उसे पता है कि जो मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा सारा देश सुनेगा। पार्लियामेंट की तैयारी करो, वहां पे इसे काउंटर करो, और आदमी बोलने वाले चाहिए सर। इधर लोकसभा में सुधांशु त्रिवेदी वहां बोलते हैं, राज्यसभा में वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो सब बैठ के सुनते रहते हैं, एल्डर्स हाउस है, सब बैठे हुए सुनते रहेंगे वहां तो। लोकसभा में चाहिए साहब आपको बोलने वाले, अनुराग ठाकुर, ये सब इनमें दम नहीं है साहब, बोल नहीं पाते हैं सब। जो वो एक होता है ना उखाड़ देने वाले लोग जो होते हैं, इस टाइप के वक्ता है नहीं। ये कभी सुषमा स्वराज बोला करती थी, ऐसे सुषमा लोग स्वराज चाहिए बोलती साहब। थी, वो तो आपको ध्यान हो, एक वो हुआ करते थे ना, कौन वो इसके दरभंगा के सांसद थे ना, हुकुम देव नारायण यादव। हुकुमदेव नारायण बेचारे अच्छे बोलते थे, हाँ वो भी बढ़िया थे, बिहार वाले। अरे बहुत हाँ शानदार, बहुत तो ये उखाड़ देते थे इनको। योगी हाँ आदित्यनाथ जब थे तब आपको ध्यान हो, जब ये नई नई सरकार बनी थी, तो इन लोगों ने एक हिंदुत्व के ऊपर कुछ डिबेट चालू की थी, और उसमें उत्तर देने के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया गया था। योगी अच्छा आदित्यनाथ ने इनके सबके पांव उखाड़ दिए थे, आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं संजय जी यही तो कह रहा हूं आपसे कि वक्ता नहीं है आपके पास, पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। अब आप बताओ ना, आज अगर हम बात करते हैं, हम रमेश बिधूड़ी को याद करते हैं, तो रमेश बिधूड़ी के याद करते ही क्या चीज याद आती है? चलिए साहब आपने उसका टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन रमेश बिधूड़ी को किस लिए लोग याद करते हैं? आक्रामकता के लिए ये भी करते हैं एक ना, इनके साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा वो दिखाने का, वो सभ्यता और समरसता और समन्वय दिखाने के चक्कर में डेकोरम जो और वो सब मेंटेन करने की जो वो वो है सब इनकी। मेंटेन करने के चक्कर में जो इनके जो वो बिल्कुल उखाड़ पछाड़ वाले जो एमपीज हैं,
उनका एक तो मुंह बंद कर देते हैं पहले, और मान लीजिए कहीं बोल भी दें तो उनके खिलाफ एक्शन लेके बाकी सबको संदेश चल जाता है कि भाई कुछ बोलो मत, चुप बैठे। कोई कोई भी जो फर्स्ट टाइमर एमपीज हैं कई बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊं। सतीश गौतम बढ़िया बोल सकता है अलीगढ़ वाला, भोला सिंह है बुलंदशहर वाला बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन ये लोग बोलते नहीं है कि पता लगा मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए तो पता लगा टिकट काट दिया अगली बार। ये भी तो डर रहता है ना इंसान को, ये पता लगा उल्टा हो गया, प्रज्ञा प्रज्ञा का टिकट काट दिया, उसका हेगड़े का काट दिया, कितने लोगों ने तो काट दिया, रमेश बिधूड़ी का काट दिया, तो बोलेगा कौन साहब। आप अच्छा हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आप मेरा ये ये जा बताइए। रहा है कि आपको हाँ पॉलिटिकली करेक्ट बोलना है। हाँ बताइए। अब आप एक बताइए, जो आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एकदम ब्लंट झूठ बोल रहा है, राज्यसभा उसमें लोकसभा के भीतर सामने रक्षा मंत्री बैठा हुआ, रक्षा मंत्री के सामने उसे ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि रक्षा मंत्री को तो सारी बात पता होगी, वो एकदम खड़ा होकर बोल देगा, वो वहां पे बिल्कुल क्लियर झूठ बोल दे रहा है। तो साहब देखिए, मैं तो सिर्फ ये मानता हूं इस समय जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा की अगर मैं बात करूं, अगर कोई आदमी राहुल गांधी को एक्सपोज कर सकता है, बोल सकता है निशिकांत दुबे, ऐसे चाहिए 4-5 लोग बोलने वाले, लेकिन है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि कोई 5 ऐसे गिने ऐसे वक्ता बता दीजिए लोकसभा में बीजेपी के जो बोल सकें इस तरह की बातें, चाहे वो झूठ सच कुछ भी हो, जिसमें भाग खड़ा हो नहीं है, सामने वाला। नहीं है, नहीं है। है ही नहीं। अब बताओ, अब आप ये बताइए, क्या जब राहुल गांधी बोलेगा तो क्या उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो हर बार क्या अमित शाह ही उसका जवाब देंगे? इससे तो आप राहुल गांधी के कद को बड़ा कर देंगे कि साहब देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मानते हैं कि राहुल गांधी ने स्पीच दी और 5 लोगों को बोलना पड़ा, सबको बोलना पड़ा, रक्षा मंत्री को भी खड़ा होना पड़ा, होम मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी को खड़ा होकर बोलना पड़ा। तो मोदी के बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? इतने सारे युवा सांसद हैं आपके, वो क्यों नहीं बोलते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं बोलता है? उनको क्यों नहीं मौका देते हैं? वो उन्हें मुझे यही लगता है, यही संकट है कि ये जो है, इन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बना रखा है कि आप जो है वो कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे, आप कोई भी उच्छृंखलता नहीं करेंगे। आप तो इस तरह से तो फिर आप फिर पार्लियामेंट में हमेशा पिटते ही हुए दिखाई पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए ना कि अगर कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है, आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपको गाली दे रहा है और आप अंदर बैठे हुए सुन रहे हैं, तो लोग लोग उसी को मजबूत मानेंगे जो बाहर खड़ा हुआ घर के अंदर गाली दे रहा है, तो कहेंगे बताओ इतनी देर से उसे गाली दे के चला गया है, घर से बाहर भी नहीं निकला। ये तो एक आम आम बात है, जनरल टेंडेंसी है कि उसमें नैरेटिव क्या बनेगा, आप कायर कहलाए जाएंगे, बुजदिल कहलाए जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। अब पब्लिक क्या चाहती है आप आपसे? पब्लिक ये चाहती है कि आप जो है वो, आप भी जब कोई इस तरह से आपके ऊपर प्रहार करे, आक्रामकता था, तो आप जो है वो डिसेंट बने नहीं बैठे रहें। हाँ आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, ये पब्लिक चाहती है। संजय पब्लिक जी, ये चाहती मोदी है जी की, कि आप जो है वो लोगों में उत्साह भरें। पब्लिक ये जी नहीं चाहती कि आप आंकड़े दें। मैं संजय जी आपको बताता हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और हम जब बचपन में थे उनकी इलेक्शन में बहुत ड्यूटी लगती थी, तो अक्सर वो आके अपने एक्सपीरियंस बताया करते थे घर पे कि वहां वो आ गया था, वो फलाना विधायक आया था, फला एमपी आ गया था, तो वो इस तरह से बातें बताते थे। तो हम ये कहते थे, हमें तो, हम उस समय राजनीति में इतनी दिलचस्पी भी नहीं रखते थे, कॉलेज टाइम की स्टूडेंट लाइफ की बात थी, तो हमसे पूछते थे, मैंने कहा कि ये नेता नेता कौन सा बड़ा है, कौन बढ़िया है पिताजी, इसकी क्या पहचान? तो वो ये कहते थे कि एक आम आदमी जो अपने विधायक या सांसद को वोट दे के आया है, वो उसमें अपना हीरो ढूंढता है। उसे अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए कि कल को अगर उसके साथ कोई बात हो तो जाके एसएचओ का गला पकड़ ले, गिरेबान से उठा ले उसे। तो सर इस तरह का हीरोइज्म चाहते हैं लोग अपने उसमें। अब देखिए उस दिन जब राज्यसभा में मोदी जी बोले और जब उन्होंने कहा कि वो रिमोट की सरकार चलती थी, सोनिया गांधी प्रमोद तिवारी की तरफ देख रही है, क्या कह रहे, प्रमोद तिवारी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में, भाग ली उठ के वो वहां से, बैठे नहीं 10 मिनट बाद ही खड़गे वड़गे सब, जब उन्हें लगा कि आज तो भाई मैडम, क्योंकि पहली बार फेस हो रहा था वहां पे, राज्यसभा में पहली बार बैठी थी मैडम, मोदी पहली बार बोल रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये भाग खड़े होंगे। तो इस तरह का एक काउंटर अटैक आपको करना पड़ेगा। वो तो कहा जाता है, क्रिकेट की भाषा में भी कहते हैं कि सर कि जो अटैक है वो सबसे बड़ा डिफेंस है।
आप अटैकिंग खेल लो तो वो अपने सबसे बड़ा डिफेंस है, दूसरे को बैकफुट पे ला दो। इस पॉलिसी पे तो वर्ल्ड कप जीत लिया इंडिया ने। ना सही बात है, सही बात है। और हाथरस के बारे में क्या कहेंगे आप? जो हाथरस में पूरा जो हमारे राहुल जी जो है वो गए थे हाथरस, उससे तो अखिलेश बाबू जो हैं वो सुना असहज हो गए। देखिए अखिलेश असहज हुए या नहीं है, लेकिन इस मामले में हकीकत बात तो यही है कि इवन योगी आदित्यनाथ भी, देखिए वो बाबा को लेकर तो कोई इसमें कुछ भी स्टैंड कोई लेने को तैयार नहीं है। इवन जो इन्होंने कमीशन बनाया है वो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में, उससे कल परसों मीडिया वाले लखनऊ में पूछ भी रहे थे कि भाई क्या बाबा से पूछताछ की जाएगी, सूरजपाल सिंह से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखते हैं, आवश्यकता हो तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि ये एक वो एक ऐसी चीज है कि इसमें आदमी पहले टच करना चाहता है कि ये गर्म है या ठंडा है। मामले को सब इस तरह से टच कर इसको, और सबको ये भी लगता है कि देखिए लोग मरे हैं, ठीक है, कितने लोग मरे, 121 के करीब लोग उसमें मर गए इसमें, लेकिन लोग ये भी देखना चाहते हैं कि उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि 121 लोग भगदड़ में मच गए तो जो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सब अपने बाबा से नाराज हो गए। देखिए राम रहीम आसाराम बापू कितने समय से अंदर बंद है, लेकिन चलिए दिल्ली के जंतर मंतर पे एक भी दिन धरना बंद नहीं हुआ आसाराम के समर्थकों का, लगातार चल रहा है। तो जो इनके फैंस होते हैं, जो उनके भक्त जो होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को भी सोचना पड़ता है। और देखिए वोट की राजनीति है इसमें, इस समय तो बड़ा नाजुक दौर चल रहा है कि साहब दलित वोट मायावती सक रहा है, बीजेपी को भी इस बार नुकसान हो गया दलित वोटों में। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव आ रहा है 10 सीटों का, सोच समझ के सब लोग, राहुल गांधी तो सिर्फ इसलिए गए थे कि भाई जहां आप नहीं, भाई वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सबके साथ खड़ा हूं। उन्हें तो फोटो अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन्हें तो माइलेज चाहिए, मीडिया कवरेज चाहिए, और वो उन्हें मिल रही है, वो तो इसलिए गए। अखिलेश यादव के यहाँ तो मैनपुरी में आश्रम है उसका, अखिलेश यादव क्या बोल लेंगे। मैं तो बल्कि ये कह रहा था अपने वीडियो में, मैंने जो इस पे बनाया था, कि कम से कम डिंपल जो वहां की सांसद हैं, उन्हें जाके बाबा का ही हाल पूछ लेना चाहिए कि बाबा आप तो ठीक हो। मैनपुरी में बड़ा आश्रम है बताते हैं उनका। हाँ, मैनपुरी में है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये श्रीमान जी जो थे, ये अकेले थे जो कूद के वहाँ पहुँच गए। तो भाई योगी आदित्यनाथ तो चीफ मिनिस्टर हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ तो उनका पहुँचना तो बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से वो सर्व था, उनकी उचित तो था, ड्यूटी थी, और सही उनकी बात जो ड्यूटी थी। है। ये अकेले नेताओं में अकेले कोई कूद के पहुँचने वाला था तो यही थे श्रीमान जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ संजय जी, वो तो वो कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं ना, वो तो हाँ, तो हर चीज में ये इस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये भी बता रहे हैं कि साहब कि वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अपने जो साथी जो अलायंस पार्टनर है, उनसे भी कोई संपर्क नहीं किया, उनसे भी कोई नहीं पूछा। नहीं वो आता भी अलायंस नहीं साथ पार्टनर में। जो है वो असहज इसलिए हो रहे हैं कि भाई अभी जो चुनाव हुए उसमें से आप ये देखिए कि जो स्ट्राइक रेट है, वो पप्पू का स्ट्राइक रेट है 36% का। 17 सीटें लड़े, 6 जीते। 36% का स्ट्राइक रेट है। और अखिलेश का स्ट्राइक रेट है 60% का। हम्म, वो 62 सीटें लड़े और 37 सीटें जीते। उनका हम्म। अ, स्ट्राइक रेट है 60% का। लेकिन चारों तरफ मीडिया में भी और सभी जगह चर्चा ऐसे हो रही है कि साहब कि राहुल गांधी की वजह से जीत गए। ये कोई नहीं बात कर नहीं रहा है कि यार इसका खुद का स्ट्राइक ये रेट तो 36% का ही है। देखिए ये तो अखिलेश यादव का जो पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर है, मैं तो ये मान लूँ उनमें है नहीं वो बात, आप ये मान लेंगे, पर अखिलेश यादव में वो पर्सनैलिटी उस तरह की है नहीं। ये जो जीत के आए हैं लोग, वो भले ही अपनी छाती पीट रहे हो कि साहब हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि गणित किस तरह से चला है कि मुस्लिम दलित वोट जो है वो सारा का सारा बीजेपी से उधर अगेंस्ट खड़ा हो गया था जाके, वो तो उस नैरेटिव की वजह से जीते। तो अखिलेश यादव की पर्सनैलिटी में वो बात है नहीं, और इसे आप अखिलेश यादव की कोई रणनीतिक जीत भी नहीं कह सकते कि उन्होंने पहले से प्लान किया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा तो हम जीत जाएंगे। वो माहौल बना हुआ था इस बार, कोई भी प्रत्याशी होते इनकी जगह, लोग ये कह रहे हैं कि ये पासी था वहां से और जनरल सीट से जो है रिजर्व को लड़ा, उसे दलित को लड़ा दिया इसलिए जीत गए, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई इसके लिए रणनीति बनाई थी। अगर ऐसा था तो रिजर्व सीट से इनका क्यों नहीं जीता, नगीना से, वहां वो निर्दलीय लड़के वो क्यों जीत गया चंद्रशेखर आजाद।
अगर इस तरह की इनमें वो थी स्ट्रेटेजिक, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक माहौल बना और वो जीत गए। तो अखिलेश अखिलेश यादव तो सेकंड उसमें ही रहेंगे। और आप देखें ना उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, जब वो पार्लियामेंट के बाहर मिलते हैं सीढ़ियों पे आते जाते, तो वो अगर वो आगे जा रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं, वेट करते हैं कि राहुल गांधी आए और उनके साथ चले। तो वो खुद ही जब शैडो बन के चल रहे हैं, आगे ही नहीं आ रहे हैं फ्रंट पे। वरना आप देखिए इस समय देश में तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी लोकसभा में। बिल्कुल, तो 37 सीटें कम होती है क्या? लेकिन उनका जो है वो बिहेवियर वही है, पांच सांसदों वाला ही। जिस तरह से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वही है जैसे पांच सांसदों वाली है। तो ये आसान नहीं होता। ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो मोदी जैसा ही आदमी है कि साहब वो 303 पे भी ऐसे ही बोल ले, 240 पे भी उसी तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा दे। वो तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती हैं ये सब चीजें। तो अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। अब उपचुनाव में देखिए उसका एक अलग नैरेटिव बनेगा। और उपचुनाव में यदि बाबा जी को फ्री हैंड दिया गया है और बाबा जी यदि उपचुनाव में अच्छा कर लेते हैं, तो फिर से जो है समस्याएँ आरंभ हो जाएँगी। और इस बीच में ये नहीं पता चल रहा कि भई ये मायावती का अभी क्या वो रहेगा, कि मायावती अपने इनकी बहुजन समाज पार्टी के पूरे काल में सबसे कम वोट प्रतिशत पर हैं। सबसे पहले जब वो 89 में जब चुनाव लड़े थे, तब 89 में उनके 9.90% वोट प्रतिशत आया था। इस बार वो 9.89 है। देखिए मायावती को तो अभी कुछ मुझे लगता है कि अभी तो ये स्पष्ट भी नहीं है कि उपचुनाव में मायावती कैंडिडेट उतारेंगी या नहीं। कहा तो है उन्होंने उतारने के लिए। अच्छा, कहा है कहीं? हाँ, स्टेटमेंट आ गया। अच्छा अच्छा। नहीं, अगर उतारेंगी तो फिर तो चुनाव दिलचस्प होगा। और अगर नहीं उतारेंगी तो मामला जो है वो फिर तो आमने सामने की फाइट हो जाएगी। वो ये भी मायावती का तो एक और भी है। मायावती चुनाव लड़ेंगी ये अलग मुद्दा है, वो किस सीट पे किसे टिकट देंगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनका। क्योंकि वो तो इंतजार करती हैं अब कि दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे और तब मैं अपना डिक्लेयर करूं। वरना पहले तो 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया करती थी सब जगह। अब वो इंतजार करने लगी हैं कि पहले दूसरे टिकट डिक्लेयर हो जाए तब मैं फाइनल करूं। तो उनका तो पॉलिसी मैक्सिमम तो यही रहती है कि किसी भी तरह से समाजवादी ना जीत पाए। और मायावती अगर बढ़िया कैंडिडेट करें, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी से हाथ मिला लें और 1-2 सीटों पे मायावती का ही खाता खुलवा दे बीजेपी वाले, तो ही क्या दिक्कत है? क्यों? इसमें बताइए आप, इसमें क्या गलत रणनीति है? अखिलेश यादव और कांग्रेस और सपा इनकी इनकी सीट बढ़ने के बजाय अगर एक आध विधायक मायावती का ही जीत जाए तो क्या दिक्कत है? आने वाले समय में फायदा हो सकता है इसका। विधानसभा चुनाव में हाँ, फायदा उठाया जा सकता है। कुछ मैसेज चला जाएगा कि भई हाँ मायावती जी भी जो है वो वापस आ रही हैं। वैसे हाँ मायावती की तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। उनका एक जब अध्यक्ष मारा गया तमिलनाडु का, जहाँ हाँ, बीजेपी की तमिलनाडु में। कोई भी प्रेज़ेंस नहीं है, तो वो तुरंत वहाँ पहुँची और हल्ला-गुल्ला किया। उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटाना पड़ा इनको। हाँ, कई अधिकारी हटाए गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। ये तो पुलिस मुझे कमिश्नर भी को हटाया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि मायावती जो है वहाँ तमिलनाडु जाएँगी। मायावती का बिल्कुल और नहीं था, वो तो और बहुत कम आप जाती है। इसकी तुलना आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से कर लीजिए, जो बंगाल नहीं पहुँचते, तो कुछ भी हो जाए। बताइए। बंगाल से तो संजय जी बड़े ब विचलित कर देने वाले वीडियो आ रहे हैं। आप लोगों ने तो देखे ही होंगे। बड़ा खराब कोई स्थिति है। 6-7 केस आ गए इस तरह के। हाँ। देखिए ये और सुप्रीम कोर्ट जो आपके हमारे माय लॉर्ड है, ये सुमोटो क्या कहते हैं उसे, वो क्यों नहीं ले रहे साहब, हैं? मैं तो इसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट और माय लॉर्ड की बात करें। सुप्रीम कोर्ट और माय लॉर्ड तक भी मामला पहुँचाने वाले तो होते हैं। हाँ, वो सही जो बात है। इनका कांग्रेस का बिल्कुल, बिल्कुल। इकोसिस्टम है, वही तो मामला उठा के वहाँ पे पहुँचाता है। जी, 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 हमारा सही बात है। ये जो माहौल इतने तो दिनों बनाओ से आप। हाँ, आपके सही बात। 10 वर्ष से ऊपर हो गए, तो हुँ। ये कार्य तो भई अब जाके शहज़ाद पूनावाला ने एक लीगल हिंदू डिफेंस करके एक इनिशिएटिव लिया है, जिसकी सराहना की जा रही है। जिसकी सराहना की जा रही है। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि देखिए, आप अभी जो हम बात कर रहे थे कि भई
कोई बोलने से संकोच करते हैं, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि पता नहीं उनकी बात को किस तरह से ले लिया जाए। तो ये जो आदर्शवाद जो है ना, ये आदर्शवाद वहाँ चलता है जब सब कुछ आदर्श हो। जी, एक पार्टी तो बिल्कुल बेशर्म हो रही है, बिल्कुल बेशर्म हो रही है। जी, उसने तो पूरी तरह से, जिसको नंगई कहते हैं, वो नंगई पे उतारू है। और दूसरी तरफ आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं अपने सांसदों को, तो ये तो बिल्कुल एक अनइक्वल बैटल हो गई। देखिए देखिए संजय जी, इसमें तो बात वो जो जेंटलमैन वाली और उसकी जो बात कही ना आपने, ये बीजेपी वाले विंबलडन खेलना चाहते हैं, जरूरत है वहां आईपीएल खेलने की, ये है। धुआंधार तो करने की जरूरत है। देखिए वो जेंटलमैन वो नहीं है कि विंबलडन है और वीकेंड पे आप ब्लैक कलर का सूट पहन के और ग्रे कलर का टाई लगा के वहां पे बैठ के विंबलडन का मैच देखें और तालियां बजाएं। उसका समय नहीं है। यहाँ तो आईपीएल की तरह हो हल्ला, चौके पे छक्के, इस तरह से करना पड़ेगा इन्हें। और बंगाल को लेके तो संजय जी बड़ी ढुलमुल नीति है साहब, आप कुछ भी कहो। बंगाल को लेके तो हम तो 2021 से ये कहानी देख रहे हैं, जब से ये चुनाव आ रहे हैं वहां का विधानसभा का, उसके बाद से बहुत खराब स्थिति है। और देखिए लोकसभा में सबको कैसी उम्मीद थी, क्या प्रदर्शन होगा और क्या हुआ। इसका साफ मैसेज यही है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां का, वो भी हर्ट है कि भाई मैं क्यों इनके लिए जान खपाऊं, ये तो कल को हार जाएंगे, मुझे यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे गुंडे इनके, टीएमसी वालों के। तो कैडर का तो बड़ा रोल है। यूपी में भी जो चुनाव इतना पीछे रहा है बीजेपी का, उसमें कैडर का बहुत बड़ा रोल है। अभी जितने भी फीडबैक आ रहे हैं, जितने भी ये अपने टीम भेज भेज के वहां से फीडबैक ले रहे हैं बीजेपी वाले, उसमें यही आ रहा है कि सब कैडर आपका आपके लिए एक्टिव नहीं था उतना। उसके अंदर नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी, उदासीन था आपका जो कार्यकर्ता था। इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो वो चाहे कुछ भी कहो। अब आप बताइए कि चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख रही है योगी आदित्यनाथ को कि साहब जो 69,000 आपके टीचर्स की भर्ती हुई है उनमें ओबीसी को आपने रखा ही नहीं है, ओबीसी के साथ आपने गलत भेदभाव किया है, उनकी नियुक्तियां ही नहीं हुई हैं उसमें। और आप ओबीसी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसमें भी जनरल कैटेगरी के लोगों को ले ले। अब देखिए वो एक आपकी एलाइज, और वो इस तरह की चिट्ठी चुनाव के बीच में योगी आदित्यनाथ को दे रही है, तो वो अपनी तो सीट जीत लेगी ऐसा कह के। लेकिन बीजेपी के लिए तो ओवरऑल जो है नैरेटिव गलत बना दिया ना उसने, कि देखिए इनकी जो गठबंधन की सहयोगी है वही इन पे आरोप लगा रही है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो योगी वर्सेस अमित शाह वाला जो स्क्रिप्ट चल रहा है ना, वो इसका कोई पार्ट है। हाँ, जो भी हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, लेकिन नुकसान तो आपका ही हो रहा है, पार्टी का ही नुकसान हो रहा है इसमें। आप स्क्रिप्ट किसी की भी चल रही हो, नुकसान तो पार्टी का होगा ना। और यूपी का ही तो झटका है कि आज 240 पे है। अब झटका ये तो जो, यूपी का है, शुद्ध रूप हाँ, से यूपी का है। और आप जोड़ दीजिए ना, शुद्ध 30 रूप सीटें होगी 270। यूपी की जो 30 सीटें कम हुई हैं, 30 या 35 की उम्मीद कर रहे थे इस बार, तो हो गए एकदम 272। कौन रोक रहा है? यूपी नहीं तो मारा है सारा। बाकी तो सब बैलेंस हो जाता है कि हरियाणा की 5 सीटों से क्या हो रहा है सर, या 7 सीटों से राजस्थान की क्या हो रहा है। वहां देखिए ना, जहां 32-35 सीटें आ रहे हैं, जहां आप नंबर 1 थे 2 चुनाव से, वहां दूसरे नंबर पे पहुंच गए एक झटके में। तो झटका तो वहां का है सर। लेकिन वो अभी तक बात जो है वो हेमंत शर्मा वाली क्लियर नहीं हुई। नहीं तो हेमंत सरमारी आप ही क्लियर कीजिए, आप आपके पास ज्यादा सूत्र हैं वो उसके। आप इस पे, मैं सोच रहा था कुछ आप इस पे वीडियो बनाएंगे आप, लेकिन जो है से वो हाशिए पे रख के चल रहे हैं इस चीज को, आप नोटबुक में नहीं ला रहे। आप हाशिए पे चला रहे हैं बात को। कुछ लाइए इसमें, आप मटेरियल निकाल के बनाइए तो सही कुछ, एक आध देखिए, अपने सूत्रों से अब घुमाइए। मुझे तो लगता है कि भई आप तो खाटी पत्रकार बिरादरी से हैं, तो आपके पास सूचना अधिक होनी चाहिए। हमने तो नहीं आप ही के देखिए, मुँह से जो सुना है वो नहीं सुना है। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है कि उस कहानी का अब कुछ, उस कहानी को गाने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये हुँ। पहले गाई जाती, जिस समय टिकट विकट बट रहे थे, तब उस समय कुछ माहौल बनता। अब क्या फायदा उससे? अब तो यही हुआ कि आप किसी अपनी हार का ठीकरा जो है दूसरे पे फोड़ दो। अब तो वो वाली बात होगी। तब तो आप किसी को भी दोषी ठहरा दो। अभी तो लोग भूपेंद्र चौधरी को खूब कह रहे हैं
कि साहब इसने टिकट गलत बंटवाए हैं और ये है वो है, जो हार उसको रहे थे कौन उनके पूछ रहा टिकट था टिकट बांटने में? नहीं। आप बताइए ना, फिर अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया उससे? तो इसका मतलब इसीलिए आपका ही नहीं लिया कि आशीर्वाद था उसको ना। पता है ना कि इस बेचारे का कोई रोल ही नहीं था टिकट बांटने में। तो ये बात साबित हो जा रही है ना कि आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप क्या कहाँ प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? 30 जून को बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका, बीजेपी वालों को तो अध्यक्ष नहीं बना। हम सोच रहे थे कि पार्लियामेंट सेशन के बाद नए अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर हो जाएगा। 3-3 4-4 स्टेट के चुनाव सामने खड़े हुए हैं एकदम। वहां पे हरियाणा में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सिंह सैनी है और वो मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी है। साहब ऐसे ऐसे तो काम हो रहे हैं। कैसे चुनाव जीते जाएंगे, कैसे लड़े जाएंगे? बीजेपी संगठन के रूप में तो कुछ ऐसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही कि उसे झटका लगा हो और उससे उबर गई हो, कुछ किया हो। मुझे तो नहीं लग रहा। जैसे हम शुरू में भी बात करते थे, पहले पिछले वीडियो में भी बात करी, नड्डा साहब ही चले जा रहे हैं, वही जा रहे हैं सब जगह घूमने के लिए, लोगों से वही मिल रहे हैं अभी भी। वो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, क्या राज्यसभा सांसद हैं, नेता हैं सदन के, क्या क्या करेंगे वो? ऐसे थोड़ी संगठन चलेगा आपका। और देखिए दूसरी पार्टियों की बात हो रही है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वहां कैडर और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने तो अपनी पार्टी जो है, आपकी पार्टी तो हमेशा कैडर पे ही चलती आई है, कैडर के आधार पे आगे बढ़ती आई है। उसमें आप जो है अध्यक्ष नहीं बना पा रहे अपना कोई, जबकि तुरंत डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। अब क्या पता नहीं, अब इस बात का डर है क्या कि लोग ये कहने लगेंगे कल को कि साहब नड्डा साहब को पनिशमेंट दे दी। भाई जब कार्यकाल खत्म हो गया उनका, 30 जून को लास्ट दिन था उनका एक्सटेंशन का, तो 1 जुलाई से पहले नाम आ जाना चाहिए था। और आज हम बात कर रहे हैं 9 जुलाई में, अब तक आप कोई नाम फाइनल नहीं कर पाए। और देखिए, आप एक बात और बताइए संजय जी, स्मृति ईरानी की क्या गलती है कि स्मृति ईरानी को आपने मंत्री नहीं बनाया? क्या अगली बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़वाना स्मृति ईरानी को? वहां पे मतलब आपको वो भी सीट फिर वापस गांधी परिवार में ही पहुंचा देनी है? अब बताइए ना कि स्मृति ईरानी जो है 5 साल से वहां मकान बनाया जा रही है रोजाना, और वहां पे लोगों से मिक्स होने की कोशिश कर रही है, पूरे एफर्ट लगा रही है, और वो हार जाती है तो आपने उसे इस तरह से साइडलाइन कर दिया बिल्कुल ही। क्यों आपने स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं बनाया? राज्यसभा से भेज देते, 6-7 सीटें खाली हुई है राज्य तो ये ठीक मैसेज नहीं जा रहा है ना। किस तरीके से आप आगे का आपका जो रोड मैप है वो क्लियर नहीं हो रहा है। क्लैरिटी तो आप लानी पड़ेगी। अभी तो जो लोग सोच रहे थे कि साहब के मोदी जी कुछ फटाफट कुछ ऐसे लंबे चौड़े धमाकेदार कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो हम लोग अभी भी प्रतीक्षारत हैं। नहीं संजय जी, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगो पे लिया है मोदी जी ने, अमित शाह ने, या किसी से भी कह दो। उन्होंने उन्होंने ये अपने मन में ठान लिया है कि जैसे हमने अपनी मंत्रिमंडल कैबिनेट को हमने बरकरार रखा है, टॉप 5 हमने नहीं बदले हैं, उसी तरीके से हम जिस तरह से चला रहे हैं हम तो ऐसे चलाएंगे। हम ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे कि देखिए साहब 240 सीटों पे आ गए तो किस तरीके से उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कि एक वो जो होता है ना कि ईगो आ जाती है कि इंसान के अंदर के साथ, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैंने ऐसा कर दिया तो गलत मैसेज ना चला जाए कहीं इसका। मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस जो है वो बदलाव वाले थॉट प्रोसेस पे हावी हो जाए। जी। तो राहुल गांधी के जो एग्रेशन का काउंटर जो है अभी तक इफेक्टिव आपको लगता है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। और मुझे इस बारे में देखिए, मैं 1-2 हमारे सांसद हैं उनसे मैं टच में रहता हूँ, मैं कभी उनका मतलब उस तरह की हिंट भी नहीं देता हूँ, अक्सर बात होती रहती है मेरी उनसे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई पार्लियामेंट सेशन की क्या तैयारी चल रही है, अभी क्या होगा? तो उसको मुझे जीरो ही मिलता है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं है। मैं तो कहता भी हूँ, देखिए आप जब आपका किसी मुद्दे पर जब ये डिबेट होती है पार्लियामेंट में, बजट में भी होगा, तो उसमें जो है ऐसे वक्ताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता जो अच्छे वक्ता हों। अगर सभी जगह आपके यही अनुराग ठाकुर ये सब लोग ही बोलते हुए नजर आएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? मेरा मानना है कि यंग लोगों को, जो नए सांसद हैं, उनको ढूंढना चाहिए कि कौन अच्छा बोल सकता है, उसको मौका देना चाहिए और उन्हें बताया भी जाना चाहिए
इस बारे में स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि भाई आपको इस पे बोलना है, आपको राहुल गांधी को घेरना है, आपको खड़गे पे अटैक करना है, या आपको अखिलेश यादव पर अटैक करना है। सबको एक वो दिया जाना चाहिए, लक्ष्य आधारित होना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर नहीं बनाएंगे तो फिर देख लेना आप, यही बजट सेशन में भी यही होगा, हंगामा करेंगे। वो बजट से उसे कुछ मतलब नहीं है, वो फिर वही मणिपुर की कहानी, हाथरस की और ये सब कहानी लेके बैठ जाएगा। अब आप बताइए कि इस बात को लेके क्यों हल्ला नहीं मचाया बीजेपी वालों ने कि साहब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गया पश्चिमी बंगाल? इस पे तो कोई हल्ला नहीं मचाया। एक गिरिराज सिंह का बयान आ गया, उससे क्या होता है? हल्ला मचाएं जी। कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं जाते, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए, या तमिलनाडु में क्यों नहीं गया जहां शराब ट्रेजेडी हुई, इतनी जहरीली शराब मिल के हजारों लोग, सैकड़ों लोग प्रभावित हो गए, कई लोग मर गए, वहां क्यों नहीं गया राहुल गांधी? लोगों को पता ही नहीं है कि, मैं संजय जी सही बताता हूं, मैं इवन मैं यूट्यूबर्स को भी कहता हूं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैंने तो एक वीडियो खैर बनाया था उस पे, तमिलनाडु वाले पे, उस पे कोई हल्ला ही नहीं मचाया। यही किसी बीजेपी के वाले स्टेट में हुआ होता, देखिए क्या हल्ला मच रहा होता। वहां कोई है ही नहीं, कोई ना नेशनल लेवल पे और ना स्टेट लेवल पे, तो वहां खैर किसी की कहनी क्या, वहां तो विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। तमिलनाडु में तो 40 की 40 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास है। वो तो जो अन्नामलाई करता रहता है, बस वही करता रहता है। बस वही तो अन्ना मलई कब तक करेगा सर, बताइए ना। अन्ना मलई अकेला क्या करेगा बेचारा, कब तक करेगा वो अन्ना मलई भी? सपोर्ट बाहर से भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो नेशनल लेवल के लिए आप कम से कम अपने बड़े लीडर्स को भेजते, यहाँ से जाते। राहुल गांधी गया ना हाथरस, तो आपकी तरफ से कौन गया तमिलनाडु में? बताइए, कोई भी नहीं गया। करेक्ट। तो आज की चर्चा का सार यही है कि राहुल गांधी का जो ये ईंट का एग्रेशन है, जवाब पत्थर से देना होगा साहब, और जो पत्थर भी एग्रेशन है तराश वो तराश। मिक्स्ड है, कुछ तो फेक है और कुछ हाँ जो है वो उसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना आवश्यक है जी, ऐसे और पत्थर भी वातावरण तराशे में, हुए बिल्कुल। जबकि वो हर झूठ बोलने पर आमादा है। ऐसे में आपकी नैतिकता वैतिकता जो है ये काम नहीं आएगी। बिल्कुल ये आज बिल्कुल की साहब, मैं चर्चा मैं का कह रहा हूं ये कि पार्लियामेंट के पटल पे नेशनल हेराल्ड वाला मामला निशिकांत दुबे से क्यों नहीं उठवाते, क्यों उस पर हल्ला नहीं मचवाते हो, क्यों नहीं इन सब चीजों पे बात करते हो? बैकफुट पे आ जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है पार्लियामेंट सेशन में। देखते हैं, देखते हैं। अब अभी तो इसके बाद अगली चर्चा जो हमारी होगी यूपी के उपचुनाव के, जो वो होगा उस पर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है जल्दी डिक्लेयर हो जाए डेट्स इसकी, उस पर चर्चा जी, करेंगे। जी, जी। जी जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार, धन्यवाद।